स्पेसिफाइड स्टिपुलेटेड टाइम आपको दिया जाता है, अगर आप उसमें फिल नहीं करते हो तो आपका कैंडिडेचर ही रद्द हो जाता है। और चाहेंगे आप कि उस टाइम आपको कोई और पोस्ट मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा, आपकी एलिजिबिलिटी को रद्द कर दिया जाएगा। वैसे ही अगर आप एक्साइज ज्वाइन करोगे तो उस जोन का जो डिपार्टमेंट होगा जहां आपको ज्वाइन करना है, वहां से आपको कॉल लेटर आता है। तो आपका फाइनल रिजल्ट क्रूशियल डेट से पहले पहले का होना कंपलसरी है। क्रूशियल डेट क्या होती है? ओबीसी में होता क्या है कि ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेंस 2023 की आंसर की आ चुकी है, आप लोगों ने चेक भी कर लिया होगा और कुछ टाइम के बाद इसके फाइनल रिजल्ट्स भी अनाउंस हो जाएंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है एसएससी कितनी ज्यादा स्पीड से काम कर रही है, तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भी मिल जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सो इस वीडियो में मैं आपको फाइनल रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वैलिड या ऑथेंटिक है कि नहीं। क्योंकि जब पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था तो वो डिपार्टमेंट्स नहीं कराती थी बल्कि एसएससी कराती थी। तो अगर एसएससी को कुछ प्रॉब्लम लगती थी वो आपको प्रोविजनल दे देते थे और आपकी ज्वाइनिंग हो जाती थी। लेकिन अब क्योंकि डायरेक्ट डिपार्टमेंट्स आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराती है, तो आपके पास कोई चारा नहीं है कि आप बच सकते हो। आपके पास बिल्कुल ऑथेंटिक और सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए ताकि आपको उस टाइम कोई दिक्कत ना आए। सो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इस बात पर कि हमारा डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता कैसे है, कब होता है। तो सबसे पहले तो अभी आपके फाइनल रिजल्ट्स आ जाएंगे, उसके बाद आपका आएगा पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म। ये आता है आपके एसएससी के वेबसाइट पर, और ये जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म होता है इसको भरने का टाइम बाउंड होता है। इसका मतलब अगर जो स्पेसिफाइड स्टिपुलेटेड टाइम आपको दिया जाता है, अगर आप उसमें फिल नहीं करते हो तो आपका कैंडिडेचर ही रद्द हो जाता है। आप ये नहीं कह सकते बाद में कि मैं किसी काम में बिजी था इसलिए नहीं कर पाया, वो कंप्लीटली आपको कंसिडर ही नहीं करेंगे। दूसरी चीज जो ध्यान रखनी चाहिए आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरने से पहले, कि आपको सिर्फ और सिर्फ वही पोस्ट भरने हैं जिसके लिए आप मेडिकली और फिजिकली फिट हो। अगर मान लीजिए कोई ऐसा पोस्ट है जिसमें कि चश्मा अलाउड नहीं है और आपने वो पोस्ट भर दी है और उसके बाद वो पोस्ट आपको मिल जाती है, उसके बाद आप कहोगे कि भाई मेरा तो ये नहीं है, मैं इसको फिजिकली फिट नहीं हूँ, या आपको बाद में ऑफिसर्स बोलेंगे और चाहेंगे आप कि उस टाइम आपको कोई और पोस्ट मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा, आपकी एलिजिबिलिटी को रद्द कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप इसकी जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनको चेक करने के बाद ही अपना पोस्ट प्रेफरेंस भरिएगा। पोस्ट प्रेफरेंस भरने के कुछ दिनों के बाद आपको पोस्ट अलॉट हो जाती है। उसके बाद आप जैसे मान लीजिए आपने एएसओ भरा है तो उसके लिए मिनिस्ट्रीज की प्रेफरेंस आती है, अगर आपने एक्साइज भरा है तो आपके लिए जोन की प्रेफरेंस आती है। और जब ये चीजें हो जाती हैं, आपको जोन एलोकेट हो जाता है, मिनिस्ट्रीज एलोकेट हो जाती हैं। अब क्योंकि फास्ट चल रहा है प्रोसेस तो ये सब बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। उसके बाद आप जिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेंगे, अगर आप किसी मिनिस्ट्री में ज्वाइन करते हैं तो डीओपीटी होता है आपके लिए अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट। वैसे ही अगर आप एक्साइज ज्वाइन करोगे तो उस जोन का जो डिपार्टमेंट होगा जहां आपको ज्वाइन करना है, वहां से आपको कॉल लेटर आता है और उस कॉल लेटर पर बहुत अच्छे से लिखा रहता है कि कहां पर जाके आपको ज्वाइन करना है। तो आप जाओगे उसी डिपार्टमेंट में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। जिस दिन आप ज्वाइन करने के लिए जाओगे उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां के ऑफिसर्स करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में रखना है। अगर अभी तक आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाए हैं तो अगर कुछ सुधार हो सकता है, कुछ किया जा सकता है तो आप कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं, अगर अभी तक आपने ये डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाए हैं तो अभी आपके पास टाइम है, आप बिल्कुल ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट बनाइएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक होने चाहिए क्योंकि वो चेक होते हैं, अच्छे से एग्जामिन होते हैं। तो आप अगर सोचोगे कि भाई मैं कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना करके निकल जाऊं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर अभी से आपको 10 साल के बाद भी पता लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स नकली थे, तो उस टाइम भी आपकी सर्विस खत्म की जा सकती है और पेनल्टी वगैरह जो लगेगी वो अलग। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है जो कॉल लेटर आपको मिला है वो। इसके साथ ही आपको फोटोग्राफ्स लेकर जाने। अब आप पूछेंगे 2-3, अरे फोटोग्राफ तो आप जितना चाहो उतना लेकर के जाओ, पता नहीं कब काम लग जाए, क्या हो जाए, तो उसको ले जाना। इसके साथ ही आपको 2 ओरिजिनल आईडी कार्ड साथ में लेके जाना है, आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये दोनों आप लेके जा सकते हो। तो ये तो है वो डॉक्यूमेंट्स जिसको देखने के बाद आपको एंट्री मिलेगी। अब हम आते हैं मेन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो सबसे पहली चीज जो आपको लेके जानी है वो आपकी 10th की मार्कशीट
और सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर देखिए बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है कि क्या ये दोनों अलग अलग हैं, क्या एक होते हैं। हमारे पास तो एक सिंगल मार्कशीट है, हमारे पास तो सर्टिफिकेट नहीं है। तो देखिए होता क्या था कि पहले के टाइम पर मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स अलग अलग आया करते थे। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि मेरा ओरिजिनल मार्कशीट और मेरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, बट आजकल ऐसा होता है कि दोनों ही कंबाइन करके बना देते हैं। उसमें लिखा होता है कि मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। अगर ऐसा लिखा हुआ तो वो आपका दोनों है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपकी 12th का मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट। तो सेम अप्लाई होता है जो कि 10th में होता है। अगर आपके पास अलग अलग है तो अलग अलग लेके जाओ, अगर आपके पास दोनों एक में ही बना करके अगर आपका बोर्ड देता है तो वो एक ही चल जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है आपके यूनिवर्सिटी का मार्कशीट। अब जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है तो उनके 4 साल का अलग अलग सेमेस्टर के मार्कशीट होंगे, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है उनके अलग अलग सेमेस्टर के मार्कशीट होंगे। तो ये अलग अलग सेमेस्टर के मार्कशीट लेकर आपको जाने हैं। कहीं कहीं से चेक करते हैं, कहीं कहीं नहीं भी करते हैं, बट आपको सेफ साइड में रहने के लिए इसको लेकर जाना है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मेरे जितने भी मार्कशीट्स थे मैं अपने साथ लेके गई थी। इसके बाद आता है आपका एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट, जो फाइनल रिजल्ट आपका होता है। उसमें आपको 6 सेमेस्टर के मार्क्स वगैरह लिखे रहते हैं, तो ये आपको जरूर लेकर जाना है। इसमें आपका रिजल्ट कब निकला है, उसकी डेट दी रहती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे मैं बताऊंगी कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपकी डिग्री। अगर मान लीजिए आपने हाल फिलहाल में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो जाहिर सी बात है कि आपको डिग्री नहीं मिली होगी, क्योंकि डिग्री का प्रोसेस काफी स्लो होता है। तो कभी कभी 3-4 साल भी लग जाते हैं डिग्री आते आते। तो आप प्रोविजनल डिग्री अपना बनवा सकते हो। कहाँ से बनवाओगे, तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है वहां पर आप जाकर के उनके हेडक्वार्टर में बोलोगे कि हाँ मुझे प्रोविजनल डिग्री चाहिए, तो वो आपको बनाकर दे देंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने भी अपने टाइम पे प्रोविजनल डिग्री ही उस टाइम पे दिखाई थी। लेकिन अगर आपको ग्रेजुएशन किए हुए या इंजीनियरिंग किए हुए आपको टाइम हो गया है, 3-4 साल हो गए, तो वो आपसे डिमांड कर सकते हैं कि आप अपना ओरिजिनल डिग्री दिखाओ। बट इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं, वो टाइम आपको दे देंगे। जैसे वो डिपेंड करता है कि आपके जो चेक कर रहे हैं वो कैसे हैं। अब कुछ लोगों का कंसर्न रहता है कि हमारा जो फाइनल रिजल्ट है ग्रेजुएशन का वो कब तक आ जाना चाहिए। तो आपका फाइनल रिजल्ट क्रूशियल डेट से पहले पहले का होना कंपलसरी है। क्रूशियल डेट क्या होती है, तो आपके जो फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट होती है वो होती है आपकी क्रूशियल डेट। क्योंकि जब आपने फॉर्म फिलअप करने से पहले आप ग्रेजुएट ही नहीं थे, आपका फाइनल रिजल्ट ही नहीं आया था, तो आप ग्रेजुएट ही नहीं थे, तो आप कैसे एलिजिबल होगे एग्जाम देने के लिए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है विच इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, जो यूआर वाले तो उनके लिए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ओबीसी सर्टिफिकेट की, क्योंकि थोड़ा ज्यादा लफड़ा इसी को है। एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस में इतना नहीं है। ओबीसी में होता क्या है कि ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। एक तो होता है एसएससी का फॉर्मेट जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इसमें आपको बनाकर ले जाना है। अगर ये नहीं भी होता है ना तो भी एक हद तक वो सोच लेते कोई बात, लेकिन आपका जो मेन सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, वो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए। होता क्या है कि कुछ कास्ट जो होते हैं वो उस स्टेट के लिए पर्टिकुलरली ओबीसी में आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर वो यूआर में आते हैं। ऐसे कास्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे ओबीसी, तो इस चीज का आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। तो आप कैसे समझोगे कि आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो स्टेट का है कि सेंटर का है? इसके रिगार्डिंग मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम मैसेजेस और मेल्स आ रहे थे कि मैम आप मेरे सर्टिफिकेट्स चेक कर लो, ये सही है कि नहीं। तो मैं सबका चेक नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके ओबीसी सर्टिफिकेट में ये ओएम नंबर स्पेसिफाइड है तो दिस इज द प्रूफ कि आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो सेंटर का है। अब बात आती है कि ओबीसी सर्टिफिकेट हमें कितने टाइम पहले तक का बना हुआ होना चाहिए, इसकी क्या टाइम का क्या है। तो देखिए वैसे तो क्रूशियल डेट से 3 साल पहले तक का आपका ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि ओबीसी सर्टिफिकेट रिन्यू होती है। और क्रूशियल डेट क्या है, आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट, तो उससे पहले के 3 साल का आपका बना होना चाहिए। अगर उससे पहले का भी है तो देखिए, अगर आपका कास्ट ऑथेंटिक है कि आप सच में ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका थोड़ा आगे पीछे होगा तो भी वो चल जाएगा, लेकिन अगर फर्जी है तो भाई समझ लीजिए आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है आगे। अब हम दूसरे कास्ट सर्टिफिकेट की बात करते हैं, एसटी एंड एससीज का। तो इनके लिए नॉर्मल है कि अगर आपने स्टेट से भी बनवाया है तो भी आपका चल जाता है, सेंट्रल फॉर्मेट में है तो भी आपका चल जाता है। दूसरी चीज को रिन्यू करने की जरूरत नहीं होती है, ये आपका काफी टाइम पहले का भी होगा तो भी चल जाएगा। अच्छा,
ओबीसी सर्टिफिकेट में मैं एक बात बताना भूल गई, किसी किसी का कंसर्न होता है कि क्या हम हैंड रिटन है तो चलेगा या डिजिटल है तो चलेगा, दोनों ही चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उसमें, बट आजकल डिजिटल ही ज्यादा बनते हैं। नेक्स्ट हम कैटेगरी की बात करते हैं तो वो है ईडब्ल्यूएस। तो इसमें जो आपका क्राइटेरिया है कि 8 लाख से कम की आपकी इनकम होनी चाहिए पिछले फाइनेंशियल ईयर में। आप अभी अगर एग्जाम दे रहे हो मान लो 23-24 में, तो आपका जो 22-23 के फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए उसमें आपकी इनकम 8 साल से कम की होनी चाहिए, और आपका फाइनेंशियल ईयर वही काउंट होता है, लेकिन वो वैलिड होगा इस साल के लिए। मतलब अगर 22-23 का बना है तो 23-24 के एग्जाम के लिए वो वैलिड होगा। और ईडब्ल्यूएस आपका सिर्फ 1 साल पुराना चलता है, मतलब आपके जस्ट पहले वाले फाइनेंशियल ईयर का ही ईडब्ल्यूएस आपका चलेगा। अब किसी किसी का कंफ्यूजन होता है कि क्या हमें ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चाहिए या इनका जेरोक्स चाहिए, तो ये सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल वो चेक करेंगे, साथ में आपको एटलीस्ट 2 सेट इनका जेरोक्स लेकर के जाना है, सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाना है, अपना साइन करना है और उसके नीचे डेट देना है। अब देखिए कुछ लोगों का कंसर्न होता है कि अटेस्टेशन फॉर्म क्या होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या होता है, मेडिकल कब हमें सबमिट करना होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो अटेस्टेशन फॉर्म होता है आपका डिक्लेरेशन कि आप ये हो, ये नहीं हो, आप खुद से लिख करके दे रहे हो कि हाँ भाई आप का नाम क्या है, आपका पता क्या है, आप पिछले इतने टाइम से कहाँ रह रहे थे, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, मतलब मैं अपने तरफ से सर्टिफाई कर रहा हूँ, इसको कहते हैं हम अटेस्टेशन फॉर्म। सो आप मेरी अटेस्टेशन फॉर्म स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके साथ ही 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स हैं, मतलब इसमें से 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स हैं और एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, तो इसको आपको किसी गैजेटेड ऑफिसर से साइन कराना पड़ता है। अब गैजेटेड ऑफिसर आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो मैंने साइन कराया था, मेरे एक एक्साइज डिपार्टमेंट मेरे घर के पास ही था, तो वहां पर जो सुपरिटेंडेंट होते हैं वो गैजेटेड ऑफिसर होते हैं, तो उनसे मैंने साइन कराया था। आप देख लेना आपके आसपास जो गैजेटेड ऑफिसर होंगे उनसे आपको करा लेना है। सो फ्रेंड्स, आपको ये अटेस्टेशन फॉर्म ढंग से भरना है, इससे भी ज्यादा जरूरी है कि अपना पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म बहुत अच्छे से भरे। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपका अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको रिजॉल्व कर सकूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपको बिल्कुल भी मजाक नहीं करना है। तो मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आगे भी, तब तक के लिए जय हिंद।